आज हम लोग वान ठाप का तनुता सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, या कहिए वान ठाप समीकरण पढ़ने वाले हैं। वान ठाप समीकरण की व्युत्पन्न करने वाले हैं। परासरण दाब का व्यंजक निकालने वाले हैं। परासरण दाब का नियम लिखने वाले हैं। सबका मूल उद्देश्य एक है, सभी प्रश्नों का उत्तर एक है। किसका किसका? वान ठाप तनुता सिद्धांत, वान ठाप समीकरण, समीकरण की व्युत्पत्ति, परासरण दाब का व्यंजक, परासरण दाब के नियम। वान ठाप ने पदार्थ की गैसीय अवस्था और तनु विलयन के बीच तुलना की। वान ठाप ने पदार्थ की गैसीय अवस्था और तनु विलयन के बीच तुलना की और इनके बीच काफी समानता पाया। एक तरफ देखा आदर्श गैस के गुण, एक तरफ देखा आदर्श विलयन या तनु विलयन के गुण। जैसे आदर्श गैस को प्रभावित करने वाले कारक हैं ताप, दाब और अणुओं की संख्या। इधर तनु विलयन में अगर आप देखेंगे, तनु विलयन में अगर आप देखेंगे तो तनु विलयन में परासरण दाब को प्रभावित करने वाले ऐसे कारक हैं क्या क्या? विलयन का आयतन और विलय कणों की मूलों की संख्या, ताप। तो उसने देखा जब आदर्श गैसों के लिए आदर्श गैस समीकरण दिया जा सकता है, तनु विलयन के लिए भी इस तरह का समीकरण क्यों नहीं दिया जा सकता? विलय के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से टकराते हैं, जो दाब उत्पन्न होता है उसी को हम परासरण दाब कहते हैं। इधर गैस में देखें, गैस के अणु पात्र की दीवार से टकराते हैं तो जो दाब उत्पन्न होता है वो है गैसों का दाब। देखिए कितना बढ़िया सटीक मिल रहा है। गैस के अणु पात्र की दीवार से टकराते हैं तो जो दाब उत्पन्न होता है वही है गैस का दाब। इधर आप देखिए परासरण दाब को देखिए तो विलयन में विलय के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से टकराते हैं, जो दाब उत्पन्न होता है उसे कहते हैं परासरण दाब। अब जैसे गैस समीकरण हम लोग स्थापित किए हैं Pv बराबर NRT, ऐसे ही वान ठाप समीकरण की व्युत्पत्ति देना है तो उसके लिए हम परासरण दाब के ये नियम दे रहे हैं। परासरण दाब विलयन की तनुता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ये जो पाई है परासरण दाब, ये भी है विलयन की तनुता के व्युत्क्रमानुपाती। यानी क्या लिखा है? पाई प्रोपोर्शनल टू V या 1/3, या कहिए पाई इनवर्स प्रोपोर्शनल टू V। यानी पाई जो है परासरण दाब जो है गैस के विलयन की तनुता के व्युत्क्रमानुपाती। परासरण दाब विलय के मोलों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। यन क्या है? यन क्या है? विलयन में जो विलय हैं उनकी मोल संख्या। पाई क्या है? परासरण दाब। तो परासरण दाब किसके प्रोपोर्शनल है? विलय कणों की मोल संख्या। यहाँ देखिए परासरण दाब तनुता के व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ देखिए परासरण दाब विलय के मोल की अनुक्रमानुपाती। परासरण दाब विलयन के केल्विन ताप के भी अनुक्रमानुपाती होता है। एक फैक्टर क्या हो गया? ताप। परासरण दाब ताप के
अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए, परासरण दाब तनुता के व्युत्क्रमानुपाती, विलेय की मोल के अनुक्रमानुपाती, विलयन के ताप के अनुक्रमानुपाती। सबको एक साथ देखें तो पाई बराबर एन टी बटे पी, और बराबर चूँकि यहाँ किए हैं तो एक नियतांक रख दिए आर। ये आर क्या है? आर क्या है आप देखिए, आर को गैस समीकरण में हम कहते थे गैस नियतांक, या आर को क्या कहते थे? सार्वत्रिक नियतांक। यहाँ जो आर है, ये जो आर है ये समानुपाती नियतांक है। एन टी पी ये परासरण दाब को प्रभावित करने वाले कारक है। देखिए, पी और एन और टी, ये जो है तीन फैक्टर इसमें आए, एन टी पी। पी नीचे इसलिए है कि पी जो है पी के ये व्युत्क्रमानुपाती है, एन और टी के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। तो एन टी ऊपर आए हैं और पी कहाँ आया है? नीचे। तो परासरण दाब का ये हो गया व्यंजक, और इसी को आप कहेंगे वान हाफ समीकरण है। और वान हाफ समीकरण तक पहुंचने के लिए ये जितना हमने जो लिखा है ये सब है वान हाफ के सिद्धांत। और इसी में देखिए, एक पॉइंट और 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, ये तीनों परासरण दाब के नियम हैं। अगर एन अपान भी को देखा जाए, एन अपान भी को देखा जाए, ये एन अपान भी को देखें जो यहाँ सी कर दिए हैं, एन अपान भी को हमने क्या कर दिया? सी। तो सी माने विलयन की सांद्रता और भी माने विलयन की तनुता। तो वैसे भी देखेंगे तो तनुता और सांद्रता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। जो विलयन सांद्र होगा उसको हम तनु नहीं कहेंगे, जो विलयन तनु होगा उसको सांद्र नहीं कहेंगे। तो यहाँ देखा जाए तो पाई बराबर जो CRT है, CRT, ये क्या है? परासरण दाब का व्यंजक भी कहिए या वाट हाफ समीकरण कहिए, वही चीज़ ये है। पाई बराबर NRT बटे भी, इसको भी कहिए परासरण दाब का व्यंजक कहिए, चाहे इसको कहिए वाट हाफ समीकरण कहिए। तो बताइए अभी हमने क्या किया? अभी हमने क्या पढ़ा? अगर कोई कहे कि वान हाफ का तनुता सिद्धांत बताइए, तो हमने बताया है ना। क्या बताया? विलयन के गुणों को और गैस के गुणों को तुलना कराया वान हाफ के अनुसार, वो है सिद्धांत। वान हाफ समीकरण कोई पूछे तो देखिए, वान हाफ सिद्धांत बताते हुए हमने परासरण दाब के तीनों नियम लिख दिए और तीनों नियम इकट्ठा कर दिए तो वान हाफ समीकरण होता है। अब कोई कहे परासरण दाब का व्यंजक निकालिए, परासरण दाब क्या है बताइए, तो परासरण दाब भी हमने बताया कि किसी विलयन में विलेय के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से टकराते हैं, जो दाब उत्पन्न होता है उसे परासरण दाब कहते हैं। तो परिभाषा हो गया और तीनों नियम लिखते हुए ये जो व्यंजक निकाले हैं ये परासरण दाब का व्यंजक थे। अब आ जाइए थोड़ा असामान्य अणु द्रव्यमान। अणु द्रव्यमान की बात करिए, जैसे H2O है, H2O की अगर बात करते हैं तो अगर H2O की बात करते हैं तो H2O का अणु द्रव्यमान कितना होता है? H2O का अणु द्रव्यमान कितना होता है? अगर हम H2O की बात करें, H2O की अगर बात करें, ठीक, तो H2O को अगर देखते हैं, है ना, ये H2O, ये है H2O। तो H2O का अणुभार कितना है? तो ये ऑक्सीजन है, ये हो गया
ऑक्सीजन, ठीक, ये ऑक्सीजन है ना, ये हाँ देखो इसको कहाँ, इधर बंद हो, हाँ ठीक। तो H2O का अणु द्रव्यमान कहें तो ऑक्सीजन का भार कितना होता है बताइए, 16 होता है। और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया 1 + 1, तो पूरा H2O देखेंगे तो 1 + 1 + 16 यानी 18 इसका अणु भार हो गया, ठीक, अणु द्रव्यमान हो गया। तो अपने को पढ़ना है अणु द्रव्यमान, अपने को पढ़ना है अणु द्रव्यमान, लेकिन यहाँ असामान्य लगा है, मतलब अणु द्रव्यमान जितना होता है उतना न दिखा करके, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ये देखिए NaCl माने सोडियम माने 23 ग्राम, 1 मोल सोडियम यानी 23 ग्राम। अब क्लोरीन का देखेंगे तो औसत भार क्लोरीन का आता है 35.5 ग्राम। तो NaCl का अणु भार देखा जाए तो कितना आ रहा है, जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 58.8, 58.5। तो ये NaCl का क्या है, अणु द्रव्यमान है, इसको कहेंगे सामान्य अणु द्रव्यमान, कैलकुलेटेड अणु द्रव्यमान, सैद्धांतिक अणु द्रव्यमान, जो परमाणु भारों के योग से हमने प्राप्त किया है। सोडियम का परमाणु भार, क्लोरीन का परमाणु भार जोड़ दिए हैं तो सामान्य अणु भार आया है। लेकिन यही NaCl अगर पानी में डाल दें, आप कल्पना कीजिए NaCl को आप कहाँ डाल दिए, पानी में डाल दिए, NaCl को आपने पानी में डाल दिया तो क्या होगा, सोडियम आयन अलग तैरने लगेगा पानी में और क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा। तो सोडियम आयन अपना एक अलग कण बन गया, सोडियम आयन एक अलग कण हो गया, क्लोराइड आयन एक अलग पार्टिकल बन गया। तो अब हमारा जो विलेय है वो 58.5 ग्राम का हमारा ये पार्टिकल नहीं रहा, बल्कि 2 टुकड़ों में टूट गया। मतलब NaCl का एक पार्टिकल 58.5 ग्राम का अब नहीं रहा, पानी में जाने के बाद ये 2 टुकड़ा हो गया, और 2 टुकड़ा हो गया मतलब एक टुकड़ा 23 ग्राम का दिखाएगा और एक टुकड़ा हो गया 35.5 ग्राम का। तो बिलियन में जो तैरने वाले पार्टिकल हैं, यानी जो बिलियन में आयन हैं, जिनको हम कण कह रहे हैं, जो परासरण दाब पर अपना रोल दिखा रहे हैं, वो कौन कौन है, वो है 23 और 35.5। तो अणु द्रव्यमान अब हम इसको नहीं कहेंगे, बल्कि इन आयनों का जो अलग अलग द्रव्यमान होगा वो वास्तव में अणु द्रव्यमान की जगह पर अपना रोल करेंगे। तो अब हम कहेंगे असामान्य अणु द्रव्यमान। हालांकि अणु अब कहाँ रहे, NaCl जब टूट गया तो अणु कहाँ रहे, ये तो हो गए आयन, लेकिन ये आयन ही बिलियन में उन अणुओं का काम कर रहे हैं जिनको हम गिनते हैं, जिनकी संख्या पर हम विचार करते हैं। वो अब अणु रहे नहीं, वो हो गए आयन। तो एक आयन का भार जो हम बताएंगे उसी को अब हम कहेंगे असामान्य अणु द्रव्यमान। देखिए फिर सुनिए, फिर थोड़ा सा लफड़ा हो गया। NaCl जो है, मान लीजिए अणु, यद्यपि हम बात ये भी करेंगे कभी कि NaCl आयनिक जो क्रिस्टल है इसका एक अणु जो है अपरिभाषित है, यानी NaCl का एक अणु
कितना बड़ा होता है ना, कितने स्ट्रक्चर को हम एक अणु कहें ये अपरिभाषित है। फिर भी उसको हटाइए, माना कि NaCl का एक अणु है ये, और इसका अणु भार है 58.5। तो ये हमारे सिद्धांत में यानी सामान्य रूप में, सामान्य नज़रों से देखा जाए तो NaCl का अणु भार है 58.5। बट यही NaCl अगर सलूशन बना लिया यानी पानी में घुल गया, तो पानी में घुल गया तो अब अणु जो है आयनों में टूट गया, तो हम अणु भार के जगह पर अब आयनों का अलग अलग भार देखेंगे, आयनों का अलग अलग द्रव्यमान देखेंगे। कुछ आयन हमको 23 वेट वाले मिलेंगे, कुछ 35.5 भार वाले मिलेंगे। अगर इनका औसत निकाल लिया जाए 23 + 35.5/2 तो आ रहा है 29.29 यानी 29.25। तो ये जो है अब असामान्य अणु भार कहा जाएगा। फिर सुनिए, NaCl का सामान्य अणु भार कोई बताएगा तो कोई पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? 58.5। कोई पूछेगा कि भाई NaCl को जब हम पानी में डाल देते हैं वो आयनों में टूट जाता है, उस समय जो उसका सामान्य अणु द्रव्यमान आता है वो बताओ, तो हम बताएंगे 29.25। अब अगर बेरियम क्लोराइड की बात करें, ये भी आयनिक यौगिक है, पानी में जाएगा तो ये भी आयन में टूटेगा। तो इसका सामान्य अणु भार अगर आप देखेंगे, सामान्य अणु भार बेरियम क्लोराइड का, ये बेरियम क्लोराइड है, ठीक, इसका सामान्य अणु भार देखेंगे, बेरियम का परमाणु भार 37 है और 2 क्लोरीन है 35.5 के। अब 137, 35.5 जोड़ दीजिए तो 208 जो आ रहा है, ये है बेरियम क्लोराइड का, ये है बेरियम क्लोराइड का सामान्य अणु द्रव्यमान। लेकिन जब ये पानी में जाएगा, जब ये पानी में घुलेगा तो इससे 3 पार्टिकल होंगे, 3 टुकड़े होंगे, इसके 3 टुकड़े होंगे। एक टुकड़ा बेरियम का अलग चला जाएगा। अब क्लोरीन 2 ठो है, ये 2 क्लोरीन अलग अलग हो गए, तो 2 क्लोरीन के पार्टिकल हो गए क्लोराइड पार्टिकल और एक बेरियम पार्टिकल, यानी एक टुकड़ा डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी एक अणु 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो औसत भार हम एक टुकड़े का निकालेंगे, एक टुकड़े का औसत भार निकालेंगे, एक आयन का औसत भार निकालेंगे तो 208/3 यानी 69.3। तो बेरियम क्लोराइड का ही असामान्य अणु भार 69.3 है, जबकि सामान्य अणु भार इतना है। देखिए, हम कभी अणु भार बोलते हैं और कभी अणु द्रव्यमान बोलते हैं, तो मिस्टेक हम नहीं कर रहे हैं। अणु परमाणुओं के लिए चाहे तो उसको द्रव्यमान बोलिए, चाहे भार बोलिए, अणु परमाणुओं के लिए भार और द्रव्यमान में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ये देखिए सोडियम नाइट्रेट है। सोडियम नाइट्रेट की बात करेंगे तो सोडियम यानी 23, नाइट्रोजन यानी 14, 3 ऑक्सीजन माने 16 या 48, तो 23 + 14 + 48 यानी 58.5 जो आ रहा है, जो 85.5 जो यहाँ दिख रहा है, यानी ये है सोडियम नाइट्रेट का, सोडियम नाइट्रेट का ये अणु भार है, सोडियम नाइट्रेट का अणु भार है। अब गणना करके हमने निकाला है, इसके सभी परमाणुओं को जोड़ के हमने निकाला है 85, तो ये सामान्य अणु भार है। लेकिन हकीकत ये है कि जब ये पानी में जाएगा तो सोडियम आयन अलग अलग हो जाएगा और नाइट्रेट आयन अलग हो जाएगा, यानी Na+ के रूप में अलग हो जाएगा, NO3- के रूप में अलग हो जाएगा। 2 टुकड़ा हो गया, यानी जिसको हम अणु अभी तक कह रहे थे वो 2 टुकड़ा हो गया।
तो एक टुकड़े का अगर आप भार निकालेंगे तो वैसे एक टुकड़े का भार है 23, एक टुकड़े का भार आ रहा है 62। तो 62 कैसे, 48 + 14, ये 62 हो गया। NO3 एक साथ और सोडियम एक साथ। तो इनका औसत निकाल लीजिए, तो जो 42.5 आ रहा है, 42.5 आ रहा है, ये असामान्य अणु द्रव्यमान है सोडियम नाइट्रेट का। तो यहाँ आप सोचिए कि हम पढ़ का रहे हैं, परीक्षा में पूछेगा असामान्य अणु द्रव्यमान क्या है, तो हमको बताना ये पड़ेगा कि विलेय पदार्थ विलयन में जब जाता है तो वो या तो संगुणित हो जाता है या तो वियोजित हो जाता है। संगुणित माने 2-3 अणु आपस में जुड़ गए, वियोजित मतलब एक अणु विलयन में गया, 2-3 टुकड़ा टूट गया। तो अणुओं का आपस में जुड़ना, इसको हम लोग संगुणन बोलते हैं। और अणुओं का आपस में टूट जाना यानी बिखर जाना, टुकड़ा हो जाना, इसको वियोजन बोलते हैं। तो जब कोई पदार्थ विलायक में पहुंचता है, विलयन बनाता है, विलयन के अंदर जब वो रहता है तो या तो वियोजित होके रहता है या तो फिर संगुणित होके रहता है। जहाँ अणुओं का संगुणन हुआ, जैसे 2 अणु जुड़ के एक हो गए तो अणु भार हो गया 2 और वियोजन मतलब एक अणु टूट करके जब 2 पार्ट हो गए, 2 टुकड़ा हो गए, जैसे NaCl में अभी हम बताए, NaCl जब पानी में जाता है तो सोडियम अलग और क्लोराइड अलग, 2 टुकड़े हो गए, तो वहाँ पर अणु भार कम हो जाता है, यानी टुकड़ों का भार जो आता है उसको हम अणु भार कहते हैं। तो संगुणन के बाद या वियोजन के बाद जो द्रव्यमान हमारे हाथ में आता है, हमारे प्रैक्टिकल में आता है, संगुणन के बाद और वियोजन के बाद जो परिणाम हमारे हाथ में आता है अणुभार के रूप में, उसको असामान्य अणुभार कहते हैं। और वही पदार्थ अगर संगुणित नहीं हुआ था, वियोजित नहीं हुआ था, उस समय उसका जो अणु द्रव्यमान था वो ओरिजिनल है या असामान्य है। तो अणु द्रव्यमान की बात आपने किया। अब हम थोड़ा सा संगुणन को अलग से दिखा दें। संगुणन क्या है? तो देखिए, पदार्थ अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ तो विलयन में पहुंच करके संगुणित होते हैं और कुछ विलयन में पहुंच के वियोजित होते हैं। देखिए, ये है एस्टिकम CH3COOH, इसको आप एसिटिक एसिड बोलते हैं। IUPAC में क्या कहते हैं? एथेनोइक एसिड, इसका नाम है एसिटिक एसिड। IUPAC में एथेनोइक एसिड। अगर इसका भार देखा जाए, 2 कार्बन यानी देखिए, 1 कार्बन 12 और 4 हाइड्रोजन, टोटल 4 ग्राम। फिर दूसरा कार्बन 12, 2 ऑक्सीजन यानी 16 16 32, 60 आ रहा है इसका अणु द्रव्यमान। एस्टिक अम्ल का अणु द्रव्यमान कितना आ रहा है? 60। ये कैसे आया है भाई? बढ़िया, जो ठीक है, ये है तो बहुत सरल, आप सब समझते हैं, लेकिन माना कि कोई एक भी छात्र ऐसा है जिसके लिए कठिन लग रहा है कि आखिर यही चीज़ कैसे आया। तो देखिए, कार्बन का परमाणु भार ये 12 लिखा है, याद कर लीजिए। हाइड्रोजन का होता है ये, ऑक्सीजन का होता है 16। तो देखा, 2 कार्बन यानी 12 दूना 24 और 2 ऑक्सीजन यानी 16 दूना 32। तो 32 और 24 अगर जोड़ा जाए तो 30 20 50, 6 56 और 4 हाइड्रोजन यानी 4 ग्राम, तो 60 हो गया। तो 60 क्या है? एस्टिक अम्ल का सामान्य अणुभार है। 60 क्या है? एस्टिक अम्ल का सामान्य अणुभार है। मगर लेकिन यही एस्टिक एसिड जब पानी के अंदर जाएगा, जब ये पानी के अंदर जाएगा एस्टिक एसिड, यही एस्टिक एसिड जब पानी में जाएगा तो होगा क्या?
दो अणु जुड़ करके एक हो गए। देखिए यहाँ लिखे हैं एसिटिक एसिड होल्ड ट्वाइस। ट्वाइस मतलब इसमें एसिटिक अम्ल के दो अणु आपस में जुड़ के एक कर दिए। तो हुआ का, जब एक अणु 60 ग्राम का है तो दो अणु माने 120 ग्राम का, जबकि देखने में ये एक अणु है। ठीक, एसिटिक अम्ल का अणु भार सामान्य रूप में 60 होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब पानी में इसको डालने के बाद आप प्रैक्टिकल करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, नोट करेंगे, तो अणु भार आपको एसिटिक अम्ल का 120 प्राप्त होगा। और उसका कारण है अणुओं का संगुणन। ये है फिनाल। देखिए ये क्या है, फिनाल। C6H5OH को क्या कहते हैं, फिनाल। अब फिनाल में कार्बन 6 है तो 12 6 72 कार्बन का ही हो गया। ऑक्सीजन एक तो है तो 16 हो गया, एक ऑक्सीजन का। और 5 1 6 हाइड्रोजन है तो 6 ग्राम हाइड्रोजन हो गए। देखा जाए तो 94 हो गया फिनाल का सामान्य अणु भार। लेकिन यही फिनाल अगर बेंजीन के अंदर, बेंजीन एक विलायक है, कार्बनिक विलायक, ये फिनाल कार्बनिक पदार्थ है। इस कार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक विलायक में डाल दिए, यानी बेंजीन में डाल दिए, तो ये फिनाल जो है संगुणित हो गया। यानी दो फिनाल आपस में जुड़ गए। फिनाल के दो अणु, देखा C6H5OH होल्ड ट्वाइस, यानी फिनाल के दो अणु आपस में जुड़ गए, यानी संगुणित हो गए, एसोसिएट हो गए। फिनाल का एसोसिएशन हो गया, संगुणन हो गया। इससे क्या हुआ, एक अणु जो 94 ग्राम का था, दो अणु इकट्ठा होकर 188 ग्राम शो कर रहे हैं। ठीक, ऑब्जर्वेशन में, अपने प्रैक्टिकल में, अपने रिजल्ट में फिनाल का अणु भार जब आप मेजर करेंगे तो 188 आएगा। तो अणु भार क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक, एसिटिक अम्ल का अणु भार 60 था, विलयन बनाने के बाद वो अणु भार कितना मिला, 120, यानी बढ़ गया। तो देखिए जहाँ भी अणुओं का संगुणन होता है, यानी दो अणु जुड़ के एक हो जाते हैं, तो अणु भार दुगना हो जाता है। जैसे 60 की जगह पर 120, 94 की जगह पर 188। अब आइए अणु संख्यक गुणधर्म के सैद्धांतिक मान और प्रेक्षित मान में अंतर क्यों आ जाता है। ठीक, अब आ जाइए अणु संख्यक गुणधर्म। ये अभी या तो हम बता चुके होंगे कभी कि अणु संख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, और नहीं भी बताए होंगे तो फिर बताएंगे। अणु संख्यक गुणधर्म इस पाठ में, यानी सॉल्यूशन में, यानी 2 पाठ में केमिस्ट्री में हम 4 अणु संख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे। 4 अणु संख्यक गुणधर्म इस पाठ में पढ़ेंगे। कौन कौन 4 अणु संख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे, तो एक तो परासरण दाब, जो अभी व्यंजक निकाले थे, परासरण दाब। एक वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमान, जब निकालेंगे तब नाम सुन लीजिए। परासरण दाब में अपेक्षिक अवनमान, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमान, ये 4 नंबर 1 परासरण दाब। दूसरा वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमान, तीसरा क्वथनांक उन्नयन, चौथा हिमांक अवनमान। ये 4 हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक, यानी परासरण दाब का मान निकालने आप जाइए, है ना। परासरण दाब आप कहीं प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, तो सिद्धांततः परासरण दाब अलग होगा और प्रेक्षित मान, यानी प्रैक्टिकली वो मान अलग है। यानी परासरण दाब अगर आपको निकालना है, कहीं से प्राप्त करना है, तो सिद्धांततः वो अलग दिखाई देगा और प्रैक्टिकली वो अलग मिलेगा। अंतर क्यों हो जाता है, प्रश्न ये है। तो देखिए
देखिए देखिए, हम प्रश्न ये है भाई कि अणुसंख्यक गुणधर्म 4 हैं। उदाहरण के लिए ले लीजिए परासरण दाब। तो परासरण दाब का सैद्धांतिक मान अलग होता है और प्रेक्षित मान अलग मिलता है। ऐसा क्यों होता है? तो हम बता रहे हैं ऐसा क्यों। आयनिक पदार्थ का वियोजन यानी टूटना यानी डिसोसिएशन जब होता है तो अणु द्रव्यमान कम हो जाता है। सुनिए, कोई आयनिक पदार्थ जैसे नमक है NaCl है, वो जब पानी में जाएगा तो टूट जाएगा यानी वियोजन हो गया। तो जब वियोजन हो गया तो उसका अणु द्रव्यमान घट जाता है। जब अणु द्रव्यमान घट जाएगा तो अणुसंख्यक गुणधर्म का मान भी बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा भाई? देखिए, अणुसंख्यक गुण जो है अणु द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी अणु द्रव्यमान किसी का अगर बढ़ गया तो अणुसंख्यक गुणधर्म घट जाएगा। अणुसंख्यक गुणधर्म अगर घट गया, अणु द्रव्यमान अगर घट गया तो अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी अणुसंख्यक गुणधर्म सिद्धांत उसका कुछ होता है और मान उसका कुछ। क्यों? फिर बता रहे हैं कि जब कोई आयनिक पदार्थ आयनों में टूट जाता है तो उसका अणु द्रव्यमान कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है ये सूत्र बताएगा। सूत्र का कह रहा है कि अणुसंख्यक गुण अणु द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा। देखिए, एसिटिक अम्ल और फिनाल जब विलयन में पहुंचते हैं यानी विलायक में घुल के जब विलयन बनाते हैं तो उनका संगुणन हो जाता है। संगुणन अभी दिखाए थे कि उनका एसोसिएशन हो जाता है। यानी एसिटिक अम्ल के 2 अणु जुड़ के एक हो जाते हैं, फिनाल के 2 अणु जुड़ के एक हो जाते हैं। यानी अणु द्रव्यमान बढ़ गया, अणु द्रव्यमान बढ़ जाता है, अणु द्रव्यमान दुगुना हो जाता है। एसिटिक अम्ल का अणु द्रव्यमान 60 है, तो जब विलयन में पहुंचता है संगुणन हो जाता है तो 120 दिखाने लगता है। फिनाल का है 94 लेकिन दिखाने लगता है 188। यानी अणु द्रव्यमान बढ़ जाता है। और ये सूत्र का कह रहा है अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। व्युत्क्रमानुपात का यही मतलब, अगर अणु द्रव्यमान बढ़ेगा तो ये घटेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए कि एसिटिक अम्ल और फिनाल जब विलयन में गए तो संगुणन हो गया, और संगुणन हो गया तो अणु द्रव्यमान बढ़ गया तो प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म जो है क्या हो गया? घट गया। ठीक। अब देखिए वांट हाफ गुणांक की बात थोड़ा कर लेते हैं, फिर स्टॉपेज ले लेंगे थोड़ा सा, और फिर थोड़ा सा इसमें अभी सेटिंग में कुछ गड़बड़ी रही तो रुकावट, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा अभी पहला प्रयोग रहा और बढ़िया फिर आएगा। अब देखिए, हमको बताना है भैया, वांट हाफ अभी तक सिद्धांत बताए थे, वांट हाफ सिद्धांत बताए थे, वांट हाफ समीकरण बताए थे। अब हम बता रहे हैं वांट हाफ गुणांक। वांट हाफ गुणांक के संकेत देख लीजिए, स्मॉल आई। वांट हाफ गुणांक माने स्मॉल आई, और स्मॉल आई का मतलब क्या होता है तो पढ़िए, अणुसंख्यक गुण का प्रेक्षित मान, अणुसंख्यक गुण का सैद्धांतिक मान, ये है वांट हाफ गुणांक का मान। यानी अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान और अणुसंख्यक गुणधर्म का सैद्धांतिक मान। या फिर ऐसे कहिए, ये ऐसे विलेय का सामान्य अणुभार और विलेय का असामान्य अणुभार, ऐसे वांट हाफ गुणांक। वांट हाफ, कोई पूछेगा वांट हाफ गुणांक क्या है तो आप यही सूत्र लिख देंगे भाई, बहुत परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है। क्या है तो बता देंगे, वांट हाफ गुणांक आई को इस प्रकार परिभाषित करते हैं।
किस प्रकार? अणुसंख्यक गुण धर्म का प्रेक्षित मान, अणुसंख्यक गुण का सैद्धांतिक मान, या I बराबर विलेय पदार्थ का सामान्य अणुभार, विलेय पदार्थ का असामान्य अणुभार, यही है। यानी कहने का मतलब पदार्थ के सामान्य अणुभार और असामान्य अणुभार का जो अनुपात होता है उसको वान ठाप गुणांक कहते हैं। या ऐसे कहिए, अणुसंख्यक गुणधर्म का जो प्रेक्षित मान होता है, अणुसंख्यक गुणधर्म का जो सैद्धांतिक मान होता है, इन दोनों के अनुपात को कहते हैं वान ठाप गुणांक। अब उपरोक्त सूत्र ही वान ठाप गुणांक की परिभाषा है। देखिए माने सूत्र लिख दिया, परिभाषा हो गया। आ जाइए भैया, ये हम कुछ सूत्र लिखे हैं। सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम फास्फेट, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये ऐसे सूत्र हैं है ना, ये महत्वपूर्ण बना दिए प्रश्न को। देखिए 1 2 3 4 5 प्रकार के पदार्थ लिए हैं, इनका वान ठाप गुणांक बताना है। तो बताइए ये एक अणु से कई अणु बना? 2 अणु। तब प्रेक्षित कणों की संख्या 2, सैद्धांतिक कणों की संख्या 1। तो प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक यानी 2/1 वान ठाप गुणांक। देखिए BaCl2 को तोड़ेंगे तो बेरियम 1 और 2 ठो क्लोराइड, यानी एक अणु था, विलयन में पहुंचकर 3 आयन बन गए, 3 आयन। तो प्रेक्षित संख्या 3, सैद्धांतिक संख्या 1, 3/1 आई निकल गया। सोडियम सल्फेट को देखेंगे तो 2 सोडियम आयन, 1 सल्फेट आयन, यानी 2 1 3, और पहले था टूटने से पहले 1, तो 3/1 आई का मान निकल गया। सोडियम फास्फेट, तो देखिए सोडियम 3 आयन और फास्फेट 1 आयन, 3 1 4 आयन, 3 1 4 आयन प्रैक्टिकली, और सिद्धांत कहता है 1, यानी एक अणु से 4 आयन बने तो 4/1 वान ठाप गुणांक निकल गया। पोटेशियम फेरोसाइनाइड देखिए, ये जो बड़ा कोष्टक लगा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो बड़ा कोष्टक लगा है ये ऋण आयन है, ऋण आयन। और ये जो पोटेशियम बाहर है 4 ठो, ये धन आयन है। जब ये पानी में जाएगा, आयनित होगा, तो 4 पोटेशियम आयन बनेंगे और ये संकुल आयन एक ठो बनेगा, यानी एक अणु से 5 आयन तैयार हुए तो 5/1 ये हो गया। तो देखिए जहाँ वियोजन होता है आई का मान 1 से ज़्यादा होता है। ठीक, अब संगुणन की बात करिए, बता भी चुके हैं, दोबारा थोड़ा सा उसी को रिपीट कर रहे हैं। ये है एस्टिक अम्ल, ये है फिनाल, इनका वान ठाप गुणांक बताइए। बता देते हैं, एस्टिक अम्ल के 2 अणु जब ये विलायक में पहुँचेंगे, विलयन बनाएंगे, तो 2 अणु जुड़ करके 1 हो गए, 2 अणु जुड़ कर 1 हो गए, होल ट्वाइस माने दोनों 1 हो गए। तो देखिए पहले 2 अणु थे, विलयन में पहुंचकर 1 बन गया, तो 1/2 आई का मान। ये देखिए फिनाल है, फिनाल के पहले 2 अणु थे, लेकिन विलयन में पहुंचकर 2 से 1 हो गए, तो वान ठाप गुणांक 1/2। तो देखिए आई का मान 1 से कम यानी आधा, आई का मान 1 से कम यानी आधा। तो जहाँ संगुणन होता है वहाँ आई इज लेस देन 1, वहाँ आई का मान 1 से कम होता है। प्रश्न पूछता है कि आई का मान 1 भी हो सकता है कि नहीं। तो
भैया हो सकता है, आई का मान 1 भी हो सकता है। कब होगा? यदि विलेय पदार्थ का अणु न तो संगुणित हो न वियोजित हो। ऐसा कोई पदार्थ हो कि विलयन में पहुंचने के बाद भी दो अणु जुड़ के एक न हो जाएं और अणु टूट करके आयन न बन जाएं, तब फिर जैसे ग्लूकोज है, ये देखिए ग्लूकोज होता है C6H12O6। पानी में घुलने से पहले भी यही, पानी में घुलने के बाद भी यही, यानी इसका अणु छोटा नहीं होता। जब इसका अणु छोटा नहीं होगा, जब इसका संगुणन नहीं होगा, वियोजन नहीं होगा, तो वान-ठाक गुणांक का मान 1 हो जाएगा, 1। अब हम उसी बात को दोबारा रिपीट करते हैं कि एसिटिक अम्ल में संगुणन कैसे होता है, दिखाइए। CH3COO, ये देखिए CH3COO, ये देखिए CH3COO, ये है एसिटिक अम्ल। ये देखिए CH3COO, ये क्या है, ये क्या है, ये एसिटिक अम्ल। लेकिन जब ये विलयन में पहुंचेगा तो एसिटिक अम्ल का ऑक्सीजन इस एसिटिक अम्ल के हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके अटैच हो गए और इसका यह इसके ऑक्सीजन से जुड़ गए। यानी ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, एसिटिक अम्ल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता है, इसी कारण दो अणु जुड़ के एक हो गए। अब कह रहा है कि फिनाल में संगुणन दिखाइए। तो देखिए ये है C6H5, इतना रिंग को कहेंगे C6H5, और ये OH अलग से, यानी पूरे को पढ़ेंगे C6H5OH। वही चीज़ें है C6H5OH। तो ये जो है, तो इसका H और इसका वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके दो अणु जुड़ करके एक हो गए, यानी संगुणन हो गया। देखिए एसिटिक अम्ल में संगुणन दिखाना हो तो ऐसे दिखाना, फिनाल में अगर संगुणन दिखाना हो तो ऐसे दिखाना। ठीक, अब हम नेक्स्ट जब स्पीच में आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, दोबारा जब आएंगे तो हम क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन को बखूबी समझाएंगे। अब यहीं पर हम क्लोज कर रहे हैं और बढ़िया इसको खूब शेयर करिएगा। हम थोड़ा सोचे हैं कि बहुत बेहतरीन तरीके से इसको थोड़ा सा रूप दें। अभी ये कागज़ में जैसे तैसे लिखा है, थोड़ा सा इसको कागज़ के स्वरूप भी बदलना चाहिए, लिखावट भी थोड़ा सा और बेहतर होना चाहिए। जब स्थायी रूप देना है तो वो थोड़ा सा हमारा प्रयास है कि करने वाले हैं। इसको बढ़िया शेयर करिए, लाइक करिए, जो तौर तरीका है, और सब्सक्रिप्शन वगैरह भी सब बढ़िया करते रहिए। थोड़ा सा मनोबल बढ़िया बढ़ेगा तो काम करने में आनंद आएगा। धन्यवाद। दो चार